नमस्कार, मैं तहलका न्यूज चैनल से आज हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश देवांगन और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील भारद्वाज। दुर्ग लोकसभा चुनाव जनता के हित में चर्चा। सुशील जी बताएंगे, आम जनता के सामने प्रत्याशी की राजनीतिक छवि और उपलब्धियां क्या क्या है इन दिनों? जी, के लिए हमने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो राजन साहू के रूप में है। विगत 30 वर्षों से वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी सरलता, सहजता और मिलनसार ये पूरे दुर्ग शहर में प्रभावित करती है। दूसरी बात ये है कि ये सहकारी बैंक के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो ग्रामीण अंचल में भी इनकी जो पकड़ है और इनकी जो बोल सकते हैं आपकी लोगों के बीच में पैठ है वो बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, इन्होंने पाटन विधानसभा में भी काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा इन्होंने संचालन किया है, चुनाव संचालन किया है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो पूरी सोच समझ के दी है और एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को दिया है। क्या लगता है दिनेश जी कि क्या उपलब्धियां दी है अभी तक बीजेपी की? जी, उपलब्धियों की अगर हम बात करें मोदी सरकार की तो अनगिनत है। लोगों के जीवन में जो व्यापक बदलाव आए हैं इसे अब बताने की आवश्यकता है। इसे आम जनता को स्वयं पता है, वो महसूस करती है। अगर हम बात करें केंद्र में मोदी सरकार की 10 साल के कार्यकाल में तो 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बन गए, 3 करोड़ से अधिक लोगों के घर में गैस पहुंच गए और 15 करोड़ से अधिक घरों के शौचालय बन गए। 25 करोड़ इनके पास घर नहीं, बैंक के खाते नहीं थे, उनके खाते खुल गए। और जो 25 करोड़ से अधिक लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान योजना के तहत लाभ लिए हैं, 50 करोड़ लोग इसमें कवरेज हुए हैं। और हम बात करें योजनाओं में तो जो मातृत्व सहायता योजना के तहत जो डिलीवरी होती है उनको भी सहायता मिल रहे हैं। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हैं। 55 साल राज किया, 55 साल में जितनी सौहार्दता कांग्रेस ने निभाई शायद किसी ने नहीं निभाई। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सूत्र है, चाहे आरएसएस को ले लीजिए, ये धर्म की राजनीति करने की राजनीति। आज ही अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन सकते हैं जिनमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो आप एक वर्ग विशेष के लिए क्यों कह रहे हैं? उसके बाद अगले दिन आपका वक्तव्य चेंज हो जाता है। मैं ये बोलता हूं कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि एक पार्टी का विशेष होता है। अगर आप जा रहे हैं तो एक आपकी पद की गरिमा होती है और उस आधार पे आपको हर किसी को लेकर चलना पड़ेगा। हम भारत के लोग, संविधान में भी यही उल्लेखित है कि हम भारत के लोग, तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतवासी है और उसके लिए आपको योजनाएं लानी पड़ेगी, उनके उद्धार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या लगता है दिनेश जी, धर्म की राजनीति बोल रहे हैं? देखिए, धर्म की राजनीति भाजपा ने कभी नहीं की। धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस को केवल वोट बैंक दिखता है और भाजपा को भारत के पूरे नागरिक दिखता है। इसलिए भी कह रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बने क्या किसी धर्म के आधार पर बने? 4 करोड़ लोगों का जो घर बने किसी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बने? शौचालय का जो लाभ मिला लोगों को क्या हिंदू मुस्लिम के आधार पर मिले? क्या आयुष्मान का योजना भेदभाव के आधार पर हुआ? ये तमाम योजना सभी को मिला है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को डराती है ताकि उनका वोट उनको मिल जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति केवल कांग्रेस करती है और इसका मैं उदाहरण घोषणा पत्र में भी बताऊंगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है, विरासत टैक्स की जिक्र उन्होंने किया है और इस घोषणा पत्र को पुष्टि इन्हीं के जो कांग्रेस के सबसे खास रहे, किचन कैबिनेट कहा जाता है, सैम पित्रोदा, उन्होंने पुष्टि किया है कि कांग्रेस के अगर शासन आएगा तो एक विरासत टैक्स लेकर आएगी जिनके अमीरों का, जिन्होंने अपनी कमाई का धन एकत्र किए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो उनके धन कितना भी हो, वो धन की आधी संपत्ति उन वर्गों को देंगे जो विशेष करके। घोषणा पत्र, जैसे कि दिनेश भाई ने कहा कि दिनेश भाई को पढ़ना चाहिए, 48 पन्नों का हमारा घोषणा पत्र है। उसमें किसी भी तरीके की जो बातें ये कह रहे हैं उसमें कहीं उल्लेखित नहीं है, एक शब्द नहीं है। ना ही जो ये कह रहे हैं कि विरासत टैक्स की बात है, सैम पित्रोदा ने वहां पर कहा था। उसके पूर्व आज से कुछ साल पहले जयंत सिन्हा जी, इनके जो पूर्व राज्य मंत्री थे, इन्होंने बल्कि 20 मिनट तक इसके समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है कि ये विरासत टैक्स किया जाना चाहिए। दूसरी बात, हम जो लेके आ रहे हैं, हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें 5 जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें जो है महालक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए तक देने का है। उसमें महिला का जो क्या बोलते हैं कि उनके
विकास के लिए। दूसरी बात, हम बेरोजगार युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। 30 लाख पद आज भी वैकेंसी में है, तो इन 30 लाख पद को भरने के लिए एक चार्ट है, उसके माध्यम से अगर ग्रेजुएट होता है लड़का, उसके बाद उसको 1 साल तक जॉब में, उसके बाद 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। और मनरेगा, जो कि हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है, जिसका मजाक मखौल प्रधानमंत्री जी ने बहुत उड़ाया था, और आज मनरेगा को वो मानते हैं कि ये जो रोजगार है, शहरी रोजगार हो चाहे ग्रामीण रोजगार हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और इसमें हम जो रोजगारी जो भत्ता है वो 400 रुपए का। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, आपने कहा महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख, आपके घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करता। जनता इस बात को जानती है 1 लाख कोई भी सरकार नहीं दे सकता। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर देश की आबादी 140 करोड़ है और हम महिलाओं की बात करें तो लगभग 70 करोड़ के आसपास महिलाएं होंगी, और 70 करोड़ के आसपास महिलाओं में अगर आप 40 करोड़ भी महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करते हैं तो आप बजट हिसाबिए भारत सरकार की कुल बजट की पैसा भी आप नहीं दे पाएंगे, उतना पैसा आपकी बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है, अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की 5 साल की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे। 5 साल बीत गए, आपने महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। लोगों को कैसे भरोसा होगा? आपने तो इतना बड़ा ख्वाब दिखाया। अब मोदी की गारंटी की तहत छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने उस गारंटी को पूरा करने अभी लगातार 2 महीने से 1-1 हजार रुपया 70 लाख, प्रदेश के 70 लाख माता बहनों के खातों में डाल रही, और मई में आपका तीसरा किस्त चला जाएगा। इसलिए मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र और बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। रहा बात नौकरी के, कहा 30 लाख नौकरी, आपका 60 साल तक राज रहा देश में, आपने 60 साल तक राज किए, उसके बाद आप आंकड़े बता दीजिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है। और मैं मोदी सरकार के आंकड़ों पर बता सकता हूं, अपन 10 लाख से अधिक जो सरकारी पदों पर नौकरी दिए हैं, और करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों को स्टार्टअप के तहत रोजगार दिए। अब उसमें बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो स्वनिधि योजना के तहत जो छोटे छोटे रेवड़ी धंधा करते हैं, फुटपाथ पे धंधा करते हैं, उन्हें आसानी से 10 से 20 हजार रुपए तक का धंधा करने के लिए लोन मिल जाता है। दूसरा, मुद्रा लोन के तहत ऐसे वर्ग जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इनको लोन मिले। ये करीब 1 करोड़ लोग हैं। इतने सारे लाभार्थी अगर एक साथ मिले, कांग्रेस के नजर में केवल रोजगार का माध्यम नौकरी है। केवल नौकरी नहीं होता, बल्कि इंसान को बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं। अगर सबको नौकरी मिल जाए तो किसान अपना धान उपजाना बंद कर दे। जो आदान प्रदान का सिस्टम समझना चाहिए कि 8,000 रुपए महीने का है, उसके आधार पर बात करें। दूसरी चीज, 16,000 करोड़ रुपए ये अपने मित्रों का माफ कर सकते हैं। तो क्या भारत की सरकार अगर बनती है तो ये हम 8,000 रुपए उनको नहीं दे पाएंगे? दूसरी बात, जितनी भी योजनाएं हम लाए हैं उसी का ही नामांतरण कर करके, नाम परिवर्तन कर करके ये योजनाएं लागू करते जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तीसरी बात समझना ये पड़ेगा कि स्वरोजगार, रोजगार और नौकरी, ये 3 अलग अलग मुद्दे हैं। आपने कहा कि जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं में आपने दिया, जनधन योजना का जो अकाउंट खुला है, आज उसके लिए बैलेंस आपको लिमिटेड बैलेंस रखना पड़ेगा, वो उसमें बेचारों लोगों को वो पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा चीज, जितने भी आपने कहा कि स्टार्टअप चालू हुए हैं, 80% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। मुद्रा लोन की जहां तक बात आ रही है, आज बैंक जो लोगों से लोन ले रही है उसकी रिकवरी का जो तरीका है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और चौथी बात, हमने कहा है कि सरकारी नौकरियां जितनी भरी, आज रेलवे जो सबसे बड़ा सोर्स था लोगों के नौकरी का, आज पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो पकौड़ा तलेंगे? वही बात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। हम आज एक IIT में पढ़ा हुआ व्यक्ति, आज आप देखेंगे IIT में 80% अब आज के डेट पे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। जिसको IIT में जब बंदा पढ़ता था तो उसको 100% गारंटी होती थी कि उसको नौकरी लग जाएगी। आज आप सुंदर पचई को देखिए, आज CEO है वहां पर। तो ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस की ही देन है, जिसके माध्यम से आज का युवा ये सोच रहा है कि उसको जो कार्य मिलना चाहिए, उसके जो पढ़ाई है उसके वैल्यू को मिलना चाहिए, वो उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये जानकारी हम लोगों तक दे रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस है। आज वो जान रहे हैं कि उनको जो बेरोजगारी से ऊपर उठना है, उनको शिक्षा चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। दिनेश भाई ने एक बात कही थी कि कोरोना के समय पे किया गया कार्य। कोरोना के समय पे आपको बता देता हूँ कि ऐसे हुए थे, मेरे साथ ही घटना हुई थी, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, मगर मेडिसिन तक अवेलेबिलिटी नहीं थी। रेमडेसिविर के लिए 7-7, 8-8 हजार रुपए हम लोगों ने दिया है। वो काला बाजारी उस वक्त बंद नहीं हो पाया। इतनी लाशें थी, हम दुर्ग शहर की बात कर रहे हैं, इतनी लाशें थी जिसकी कोई गिनती नहीं हो पाई। ये सारी चीजें हैं। ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए था, वो ऑक्सीजन का प्लांट उस समय पर बन नहीं पाया। तो ये सब विफलताएं हैं। और सही रही बात, मैं
केंद्र के ऊपर तक नहीं जाता। मैं अपने दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में बोलता हूं कि वो निष्क्रियता से काम कर रहे हैं। आज भी वो उनका कहीं ना कहीं जो है वो निष्क्रियता है। कोई भी संसद में उन्होंने कोई भी एक प्रश्न नहीं उठाया। रेलवे आज आप देख सकते हैं कि रेलवे का क्या हालत है। यहाँ लोगों की बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ट्रेन जितनी है बंद होती जा रही है। आप वंदे भारत चलाते हैं, क्या एक सामान्य नागरिक वंदे भारत ट्रेन में जा सकता है? आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो एक जो सबसे सस्ता सुलभ जो आवागमन का साधन था उसको आज आप लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। अभी आपने एक स्थानीय की बात की है, जैसा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में विजय बघेल और राजेंद्र साहू भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज की बहुलता है। क्या इससे साहू समाज की बहुलता क्या राजेंद्र साहू को फायदा मिलेगा या विजय बघेल जी को इसमें? देखिए, ये चुनाव देश का है, किसी जात पात का चुनाव नहीं है। कांग्रेस इसमें जरूर जात पात की राजनीति कर रही है। देश की प्रत्येक जनता को पता है कि देश किन हाथ में है। अभी 10 सालों में जो देश की तस्वीर बदली है, आम जनता जानता है कि देश का नेतृत्व मजबूत है। पहले हमको पता होगा कि देश के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, कब आतंकवादी कहां पर बम बरसा दे, किस ट्रेन में आप जा रहे हैं बम ब्लास्ट हो जाए, किस बस में लावारिस बम मिले और बम ब्लास्ट हो जाए, कब आतंकवादी घुस के मार दे। 10 साल में आपने देखे हैं कि सीमा पर जो आतंकवादी घुसते हैं और मौत के मुंह में जाते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये चुनाव देश का है। आम जनता को पता है कि देश सही हाथ में, वो अपना वोट सीधे सीधे मोदी जी को देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। इसलिए जात पात की कोई बात नहीं है। हमारा प्रत्याशी जो है विजय बघेल जी, वो निर्वात छवि के हैं। पिछले 5 सालों में निश्चित रूप से उन पर कोई दाग नहीं लगा। वो बेदाग छवि के हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं। और रहा बात विकास की, तो मैं बताना चाहूंगा दुर्ग जिले में बड़ा बड़ा विकास हुआ है। अगर हम देश के 17वें IIT की बात करें जो कुटेला भाटे में बने हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। IIT का जो सौगात कभी कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती थी, दुर्ग जिले में इतना बड़ा सौगात यहाँ IIT का आया है। हम दुर्ग से रायपुर तक की 4 लेन की बात करते थे, पहले 4 लेन के लिए आंदोलन होता था, आज वो फ्लाईओवर बन गया। लोगों को आवागमन की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। अभी ट्रेनों की बात कर रहे थे, रेलवे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी माह में, आपको याद होगा, 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उन्होंने भूमि पूजन किया। उसमें दुर्ग रेलवे स्टेशन का 500 करोड़ का जो विकास कार्य, एयरपोर्ट के तर्ज पर रेलवे स्टेशन विकसित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 4थी लाइन बन रही है। और जो छोटे छोटे स्टेशन है रेलवे की, उस सारे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहे हैं। सारे स्टेशनों में अब वो सुविधा मिलेगी जो बड़े बड़े स्टेशनों में नहीं है। और रहा बात रेल अवरुद्ध होने का, मुझे समझ में नहीं आता कोई काम बगैर कष्ट के कैसे पूरा होंगे। अगर रेल के पांते बिछाई जा रही है, कहीं अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं और जगह जगह बन रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में रेल मार्ग जोड़ने के लिए पूरे काम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां अंडरब्रिज बनाएंगे तो वहां रेल को रोकना पड़ेगा, ट्रेन का रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। और विकास के कार्य के कारण कभी कभी रेल ब्रेक होता है, लेकिन कांग्रेस उस चीज को नहीं बताती। कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। कभी इन्होंने 60 साल में बड़ा बड़ा काम नहीं किया। जो रेलवे पर अपनी एकाधिकार बताते हैं, निश्चित रूप से रेल इनके समय में आए। बड़ी बड़ी परियोजना की बात करते हैं, लेकिन जो परियोजना लाते थे वो एक परिवारवाद तक सीमित रहता था। दूसरा, इनकी आर्थिक हित क्या था। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर लाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के व्यक्तिगत हित या लाभ के लिए नहीं आते, वो जनता के हित के लिए आते हैं, लाभ के लिए आते हैं। और उन्होंने कोरोना के समय की बात की, शायद भूल गया मेरा भाई, दुर्ग में ऑक्सीजन प्लांट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने दिया था। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, और भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना में टैक्स लगाया था। उस टैक्स का पैसा का घोटाला हुआ है। कोरोना रिलीफ फंड का आज तक का हिसाब किताब नहीं है, उस पर जांच की कमेटी बैठी हुई है। तो एक तरह से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो उनको मुद्दा बनाती है जिस पर उन्हें लगता है कि मुझे फायदा नहीं, मुझे नुकसान हुआ है। कि आप मणिपुर की बात करते हैं, आप बताइए, आपके कोई भी 21 साल, मणिपुर की समस्या आज की नहीं है, 70 सालों की समस्या है। आपके प्रधानमंत्री रहे 60 साल तक के, कभी मणिपुर नहीं गए उस समस्या को सुलझाने, बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कई बार जाकर वहां, अमित शाह जी ने लोगों के बीच मिला, दर्द जाना और उसके दर्द बांटने का भी प्रयास किया है। और आप दूसरी तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में हो क्या है। पश्चिम बंगाल जल रहे हैं, वहां लोग रामनवमी पर जुलूस तक नहीं निकाल पाते। संदेश खाली में हुआ क्या है, संदेश खाली के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार टिप्पणी करना पड़ा। अभी तो वहां तलाशी ले तो हथियारों का जखेरा निकल रहा है। संदेश खाली पर आपके कांग्रेस के लोगों से एक प्रतिक्रिया तक नहीं निकलती। आप किस मुंह से बात करते हैं। आपको याद रखना चाहिए, आप जिस जिस राज्य में जो हिंसा होता है, जो आपके कांग्रेस के राज्य, वहां पर आप बोलते नहीं है। जहां जहां पर हमारे जो हिंदू पक्ष प्रताड़ित होते हैं उस पर बोलते नहीं है। भारत में सभी लोग समान हैं।
लेकिन आप तुष्टिकरण की राजनीति के कारण नहीं बोलते। दूसरी बात है, आपने वोट का 4 लाख, देखिए ये 4 लाख वोट मतदाताओं के विवेक पर है। भाजपा ने वहां पर वोट डालने के लिए किसी को नहीं रोका, बल्कि भाजपा ने तो वहां सुविधाएं दी है। पहले वहां पर बंदूक के दम पर वोट होता था, लेकिन अब भाजपा के कार्यकाल में जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जांच एजेंसी से लेकर तमाम तरह की एजेंसियां जो जनता को और मतदाताओं को सुरक्षा दी, उसके कारण वोट के लिए किसी को दबाव नहीं था। मतदाताओं को बिल्कुल वोट डालना चाहिए। और मैं तो कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व पर पूरे मतदाता सारे काम छोड़कर एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब काम छोड़कर अपने घर से निकले और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर अपना मतदान करें, ताकि एक अच्छी सरकार देश में आए और फिर भारत जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है। जी ये भाई दिनेश भाई ने जो कहा उसको उत्तर देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हर राज्य भारत का राज्य है, अखंड भारत का है। और दूसरी बात जो मतदान की बात होती है, मतदान में ये हमारी बोला जा सकता है कि भारत सरकार की फेलियर। दूसरा चीज, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वहां पर इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को ये सुदृढ़ करना चाहिए कि वो 4 लाख लोगों ने वो मतदान क्यों नहीं किया। और हमारा ये मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हमें बहुत अच्छी सरकार बनानी है। और जो सरकार हमको तैयार करनी है वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे जो जन सामान्य है उसके लिए और संविधान की रक्षा के लिए हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए निकले। खासकर युवा वर्ग से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकले और मतदान करके कांग्रेस का सरकार बनाए। धन्यवाद।